इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं समृद्ध मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी का आभार प्रकट किया और क्या कुछ कहा उन्होंने, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी यूपी के दौरे पर रहे। लखनऊ पहुंचकर वी सुदर्शन रेड्डी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात किया। पहले वह कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात किया। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में वी सुदर्शन रेड्डी ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाचा शिवपाल यादव, प्रमोद तिवारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहे। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को जीत जरूर मिलेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो न्याय के पक्ष में है उनकी अंतरात्मा जागेगी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करेंगे। वहीं वी सुदर्शन रेड्डी की बात करें, उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं की तारीफ के पुल बांधे और कहा कि उनकी मुलाकात लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हो रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और स्टालिन से भी मुलाकात कर लिया है। वी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और लोगों का समर्थन मिल रहा है, इससे एनडीए को झटका मिलेगा। हालांकि होटल ताज में भी इंडिया गठबंधन के सांसदों और नेताओं के साथ वी सुदर्शन रेड्डी ने मीटिंग किया और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील किया। हालांकि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन का जोश पूरी तरह से हाई है, हालांकि अगर इस चुनाव को देखें तो कहीं न कहीं कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि एनडीए के भी काफ़ी वोट उनको मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तन मन से वी सुदर्शन रेड्डी को जिताने की अपील भी किया। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। ऐसे में उपराष्ट्रपति का यह चुनाव काफ़ी दिलचस्प भी होता दिख रहा है। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है, जहां सीएम धामी इस विषय पर दिल्ली हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही विस्तार करने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ हैं चर्चाएं, बता रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें जोरों से चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बार फिर इस बात के संकेत दिए कि केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हुई है और केंद्रीय नेतृत्व की जैसे ही हरी झंडी मिलती है, प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसको करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। पार्टी संगठन भी कई बार इस बात को लेकर यहाँ पर अपनी राय व्यक्त कर चुका है कि उनकी तरफ से सरकार से बातचीत हो चुकी है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो चुकी है। और जिस प्रकार से ये चर्चाओं का बाजार गर्म है, पार्टी के विधायकों का मुख्यमंत्री से मिलने का सिलसिला जो जारी है कि एक के बाद एक विधायक मुख्यमंत्री से मिलने का काम वहाँ पर कर रहा है, चाहे वो क्षेत्रीय विकास संबंधित हो या फिर अपनी बातचीत को रखने का काम वहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि जल्द ही धामी सरकार की तरफ से अपने मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर कर लिया जाएगा और मंत्रिमंडल के जो 5 रिक्त पद हैं उनको भरने का काम यहाँ पर हो पाएगा। और ये कह सकते हैं कि अगर 5 पद यहाँ पर भरे जाते हैं तो फिर ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो सरकार होगी वो तेज रफ्तार से काम करेगी और जो विधायकों की जो अपेक्षाएं होंगी वो भी पूर्ण होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन नकुल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। नायब तहसीलदार की पिटाई से घायल किसान को सीएचसी से एपेक्स ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी की राजधानी लखनऊ में कब्जा हटाने के दौरान नायब तहसीलदार ने किसान को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। किसान को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
तो किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार रत्नेश कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने लगे। वहीं इस मामले में सपा ने भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि जाति देखकर बीजेपी सरकार कार्रवाई कर रही है। तो किसान राम मिलन दलित था। दरअसल पूरा मामला लखनऊ नगर निगम के मिर्जापुर मस्तेमऊ गांव का है, जहां पर नायब तहसीलदार रत्नेश कुमार श्रीवास्तव टीम के साथ कब्जा हटाने पहुंचे थे। पता चला है कि सरकारी जमीन पर किसान राम मिलन ने कब्जा किया था। कब्जा हटाने के दौरान किसान ने नायब तहसीलदार से मिन्नत किया और कहा कि उसकी 3 पीढ़ियां जमीन को सजो रही हैं और इसे खाली न कराया जाए। इस पर नायब तहसीलदार को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ किसान के मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ लगने से किसान के कान से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। हालांकि मौके से नायब तहसीलदार वहां से भाग निकले। घायल किसान को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। किसान का कहना है कि उसकी कई पीढ़ियां इस जमीन को सजो रही हैं। हालांकि इस मामले में किसानों ने नायब तहसीलदार के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस मामले में कूद पड़ी और एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राम मिलन दलित किसान है और बीजेपी सरकार में अफसर दलित पिछड़ों के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि किसान को न्याय मिलना चाहिए और सरकार को अपनी मंशा बदलनी चाहिए। फिलहाल किसान को थप्पड़ मारने के वीडियो वायरल होने के बाद सियासी पारा भी हाई हो चला है। अब देखना यह है कि जिस तरह से नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मांग तेज हो चली है, योगी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर देवरिया से है, जहां सदर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें उन्हें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की बात लिखी है। और क्या कुछ लिखा है इस ईमेल में, बता रहे हमारे संवाददाता बुलेंदु मणि त्रिपाठी। डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें उन्हें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की बात लिखी गई है। ईमेल आईडी से भेजा गया है। मेल में लिखा गया है कि इतनी गोलियां मारेंगे कि लाश के चिथड़े उड़ जाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ का जो भी हाल होगा वो पूरा इंडिया देखेगा। ओपन चैलेंज दिया गया है, मजार को छूकर दिखा लो। यह धमकी उस समय आई है जब विधायक ने हाल ही में गोरखपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार पर अवैध कब्जे का मामला उठाया था। विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम और एसपी को जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं अब देखना है कि ईमेल भेजने वाला कब तक गिरफ्तार होता है और इस पर पुलिस कब से कब कार्रवाई करती है। देवरिया से बालिंदर त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। कोरबा जिले के प्राइवेट स्कूल में तय की गई फीस से अधिक फीस मांगने पर जब अभिवक्ताओं ने आवाज उठाई तो इसकी सजा बच्चों को दी गई और उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सोहेल। कोरबा जिले में प्राइवेट स्कूल द्वारा मनमानी फीस वसूलने का एक मामला सामने आया है, जिसमें नन्हे छात्रों को सिर्फ इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उनके पेरेंट्स को सालाना फीस से अधिक का नोटिस थमाया गया और 40,000 सालाना की जगह 58,000 रुपये सालाना वसूली की बात कही गई। जब पालकों ने इसका विरोध किया तो उनके नन्हे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई है, परंतु इसमें क्या कार्रवाई होगी ये सबको पता है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन ये सब मात्र जुमला साबित होता है। और प्राइवेट स्कूल तब भी पहले भी मनमानी करते थे और आज भी मनमानी फीस वसूल रहे हैं, जिसका खामियाजा छात्रों के पालकों को उठाना
पड़ रहा है, लेकिन इस पर रोक नहीं लग पा रही है। इंडिया वॉइस के लिए कोरबा से मैं सुहेल किदवई। खबर देवरिया से है, जहां लिफ्ट देने के बहाने युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता बुलेंदु मणि त्रिपाठी। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में के गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थाने में तहरीर देकर पीड़िता युवती की मां बताया कि मेरी पुत्री अपनी मौसी के घर जा रही थी, तभी रास्ते में बाइक सवार 2 युवकों ने लिफ्ट देने के बहाने अपने साथ बैठा लिया। रास्ते में उसे बहला फुसलाकर एक सुनसान इलाके में स्थित अपने मकान पर ले गए, जहां दोनों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने शोर मचाकर मदद की गुहार लगाई तो आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं आपको बताऊं कि घटना की जानकारी मिलते ही गांव में आक्रोश और भय का माहौल फैल गया। पीड़ित के ने साहस जुटाकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाते ही पुलिस अधीक्षक ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीड़िता की मां के द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों की हिरासत में ले लिया और उसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पीड़िता का नाम न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं देखना बाकी है कि ये प्रयास कितने जल्द से जल्द इसका खुलासा करती है कि क्यों और कैसे हुआ। देवरिया से बालेन्द्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। खबर सरायकेला से है, जहां गणेश प्रतिमा निर्माण पर मौसम की मार पड़ी है और नमी और धूप की कमी से मूर्तियां परेशान हैं। क्या है मूर्तिकारों की समस्या, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रविकांत। गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल है। लेकिन गणेश चतुर्थी में जो गणेश की मूर्ति बनाई जाती है, भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है, वो हमारे राजनगर प्रखंड क्षेत्र में कहीं कहीं बनाया जाता है। हम इस वक्त पहुंचे हैं, ये कुड़मा पंचायत का मदना साई गांव है, जहां पर कृष्णा सरदार नामक एक व्यक्ति जो है कई वर्षों से मूर्तिकार है, मूर्ति बनाते आ रहे हैं। लेकिन इस वर्ष जो है इस भारी बारिश के कारण कहीं ना कहीं वो भी तकलीफ में है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कृष्णा सरदार है और ये आज से नहीं, ये बरसों से ये मूर्ति बनाने का काम करते हैं। लेकिन इस वर्ष जो है भारी बारिश ने इनका भी धंधा चौपट कर दिया है। ये चूंकि कई मूर्तियां बनाते थे, लेकिन अब जो बारिश होने लगी थी, इनका अपना कच्चा मिट्टी का मकान है, जहां पर मूर्ति बनाना नामुमकिन है। इनका रहने तक को जो है और अलग घर नहीं है, वहीं पर रहते हैं और वही बनाते हैं और उसी से ही उनका जो घर गृहस्थी उसी से चलाते हैं। इनका काम है मूर्ति बनाना और मूर्ति बनाकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इस भारी बारिश ने कहीं ना कहीं इनको भी प्रभावित कर दिया है। इस वक्त मैं हूँ ये मदना साई का ये तालाब जाने का एरिया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो शेड है, जो यात्री शेड है। यात्री शेड में ही उन्होंने अपना मूर्ति का काम कर रहे हैं। जो भी ऑर्डर है, हालांकि इनका बहुत ज्यादा इस बार ऑर्डर नहीं आया क्योंकि बारिश होने लगी थी और मिट्टी का मूर्त है, सूखने में समय लग जाएगा, इसी वजह से कम ऑर्डर मिला है। और वो भी कहीं ना कहीं अपने घर से काफी दूर एक बस स्टैंड जो है, बस स्टैंड के वहां पर मूर्ति का बनाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में मूर्तिकारों की भी काफी समस्या है। इनको भी यदि सरकार की ओर से कुछ वैसे व्यवस्था बनती, इनके लिए अलग व्यवस्था बनाई जाती, तो शायद इनको भी मूर्ति बनाने में और सहूलियत होती। लेकिन आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को, उनके जो अपने कला है, वो कला अब कहीं ना कहीं छुपते जा रही है धीरे धीरे। इससे भी इनका जो है घर चलना मुश्किल हो गया है। अब ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कि हमें एक भी मूर्तिकार ना दिखे। इसलिए यदि प्रशासन चाहे तो ऐसे लोगों को, जो मूर्तिकार है, जो कलाकार है, उनको भी आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। सिद्धार्थनगर में सहकारिता विभाग के PCF में वित्तीय घोटाला उजागर हुआ है, जहां विभाग ने लगभग 67 करोड़ रुपए का गबन किया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। जिले में सहकारिता विभाग के तहत संचालित PCF में अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला आपको बता दूं कि उजागर हुआ है। पुख्ता दस्तावेजों के आधार पर सामने आया कि विभाग में लगभग 67 करोड़ रुपए का गबन किया गया। सिद्धार्थनगर के अलावा महाराजगंज जिले के संस्थागरी राइस मिल, जय मां दुर्गे राइस मिल, इसके अलावा कृष्णा इंस्टीट्यूट में भी शामिल है। आपको बता दूं कि महाराजगंज जिले के सिर्फ 3 लोगों के अकाउंट में करीब 25 करोड़ भेजे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन सभी
जो पैसे भेजे गए हैं इनके पत्नियों के नाम से भेजे गए हैं, रिश्तेदारों के अकाउंट में भेजा गया है। पैसे भेजे गए हैं जो महाराजगंज जिले के विनोद मद्धेसिया और उषा मद्धेसिया के खाते में 20-20 लाख रुपए भेजे गए हैं। इतना बड़ा वित्तीय घोटाला जो कि उजागर हुआ है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 200 लोगों के खातों में 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए तक की भारी भरकम रकम भेजी गई है। अब देखने की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम की लेन देन की गई, किसी वास्तविक योजना या लाभार्थी से कोई संबंध नहीं मिला। यह राशि पीसीएफ की विभिन्न योजनाओं और अनाज क्रय विक्रय मदों के नाम पर जारी किए गए थे, लेकिन जांच में लाभार्थी पूरी तरह से फर्जी पाए गए और रकम गलत खातों में ट्रांसफ़र किया गया। अब देखने की बात है कि इन सब मामलों में जब जांच शुरू हुई तो मामला सब खुल के सामने आ रहा है। लोगों को एसटीएफ गिरफ्तार भी कर रही है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। पीलीभीत में निजिंग नर्सिंग होम में भीतर भ्रूण परीक्षण के आरोप लगे हैं। इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, बता रहे हमारे संवाददाता अमित पाल। में आए दिन भ्रूण हत्या के मामले सामने निकल के आते रहते हैं। जैसे कि हमको बताते पीलीभीत के थाना बीसलपुर में एक राजेश्वरी नर्सिंग होम का एक अस्पताल संचालित हो रहा है, जिसके में एक सप्ताह पीछे कुछ दिन पूर्व एक नवजात की गलत इलाज के कारण मौत भी हो गई थी। वहीं एक नया मामला निकल के आया है। डीएम से शिकायत करने के बाद में मामला दर्ज हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जिसका कोई संबंध नहीं है कि कहीं से कहीं तक बच्चे का चेकअप करना, जैसे गर्भवती प्रसूति भ्रूण चेकअप कराने की बिल्कुल वैध है। फिर भी कुछ लोग रुपए दे करके और अस्पताल में अधिकारियों से मिली भगत से भ्रूण का चेकअप किया जा रहा है, जिसमें भ्रूण हत्या का भी एक नाम निकल के आया है। इसमें भ्रूण हत्या भी दिखाई जा सकती है, क्योंकि जो लड़की होती है उसमें वो दवाई खिलाकर गलत तरीके से उसे निकाल दिया जाता है और जो लड़का होता है उसे रोक लिया जाता है। यहाँ पर लड़की को लेकर करके जो युवतियाँ होती है उनको जो कि दवा खिला करके हत्या का मामला सामने आया, क्योंकि ये देखा जाता है भ्रूण हत्या का नया मामला सामने राजेश्वरी नर्सिंग होम से निकल के आया। ये इसके पीछे लगभग 1 महीना भी पूर्व नहीं हुआ होगा, और जहाँ पर जो गलत इलाज के कारण नवजात की भी मौत हो गई थी। अब ये बीसलपुर का नया मामला है, भ्रूण हत्या का मामला सामने आया है। देखते हैं अभी और क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल डीएम से शिकायत की जा चुकी है। फिलहाल अब देखना ये जाएगा कि क्या कार्रवाई की जाती है। आज़ादी के बाद पहली बार मिजोरम में रेल सेवा शुरू होने जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को बेराबी सैराम रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नौशाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को इसी स्थान पर आके मिजोरम में रेलवे लाइन का शिलान्यास कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट का मिजोरम चौथा राज्य है जहां पर ट्रेन सुविधाएं बढ़ी हैं, यहां से मिली है। और ये जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, जो रेल लाइन है वो आसाम के सिलचर तक जाएगी। यानी एक लंबे मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद रेल मंत्रालय ने नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में रेल लाइन बिछाने का काम किया है। करीब 8,000 करोड़ की लागत से ये रेलवे लाइन परियोजना तैयार हुई है, जिसमें करीब 58 आरओबी है। मिजोरम से नौशाद, इंडिया वॉइस। खबर प्रयागराज के नैनी से है, जहां 11 वर्षीय बच्चे की हत्या का खुलासा हुआ है। क्या कुछ खुलासा हुआ है, बता रहे हमारे संवाददाता शोएब। घंटे पहले नैनी इलाके में 11 वर्षीय मासूम की लाश मिलने से सनसनी फैली थी और अब पुलिस ने उस हत्या का खुलासा कर दिया है। दरअसल इस बच्चे की हत्या उसके चचेरे भाई ने की थी। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच में सामने आया है कि पारिवारिक विवाद के कारण उसकी हत्या की गई, उसका गला दबाया गया था। पुलिस से जब ये लाश मिली थी तो लगातार जो है वो सीसीटीवी और तमाम जो सोर्सेज हैं उसको खंगालना शुरू किया, क्योंकि मासूम बच्चा था, 11 साल का बच्चा था। उसकी हत्या क्यों हुई है इसका पता लगाने की कोशिश की तो सारे राज खुलना शुरू हो गए। दरअसल उसका ही चचेरा भाई उसका हत्यारा निकला और हत्या में उसने उसका गला दबा करके उसकी हत्या करके वहाँ पर लाश फेंकी थी। एक गुलाब की बाग थी, वहाँ पर उसकी लाश फेंकी थी। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि उसी के चचेरे भाई ने ये हत्या की थी। हत्या की वजह जो अभी तक सामने आई है उसमें पारिवारिक
पारिवारिक विवाद था जिससे बदला लेने की वजह से उसने इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस हालांकि अब और पहलुओं पर भी जांच कर रही है, लेकिन जो हत्यारा है उसको ज़रूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शोएब रिजवी, प्रयागराज। पीलीभीत के ब्लॉक बेलसंडा में अधिकारियों की मिलीभगत के सरकारी धन का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया। इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। पिंडा ब्लॉक से भ्रष्ट अधिकारी पुष्कर सिंह राणा के द्वारा घोटाला बराबर किया जा रहा है। जैसे कि आपको बता दें, रिबोर इंटरलॉकिंग के फर्जी बिल और इंटरलॉकिंग की मरम्मत ना कराने के कारण भी फर्जी बिल निकाले जा रहे हैं और रिबोर के नाम से और लाइटिंग के नाम से भी कई बिल निकाले गए हैं। फॉगिंग हो गई, साफ सफाई के हो गए बिल, कई फर्जी बिल निकाले गए हैं। गांव पसीगवा का मामला है। पुष्कर राणा के द्वारा बराबर जो है घोटालाबाजी किया जा रहा है और फर्जी बिल निकाले जा रहे हैं। इसमें ये मामला देखने को मिला है। ग्रामीण के द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत की गई है और उसमें 15 दिन के अंदर आख्या टीम जो जांच कर तुरंत मामले संबंधित कराने का निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन के अंदर मामला जांच करने के बाद में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल पुष्कर सिंह राणा के द्वारा घोटाला करने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बराबर घोटाला करता चले जा रहे हैं और कोई कार्रवाई ना होने के कारण जो है कि मनोबल बढ़ता चला जा रहा है। इंटरलॉकिंग हो गई, फॉगिंग हो गई, रिबोर हो गए, इन सब मरम्मत के नाम से फर्जी बिल निकाले गए। राजनगर प्रखंड के गोविंदपुर में डिग्री कॉलेज निर्माण कार्य में स्थिरता पर झामुमो ने सवाल उठाए हैं। क्या कुछ सवाल उठाए, बता रहे हमारे संवाददाता रविकांत गोप। राजनगर में शिक्षा के पहल को लेकर एक बड़ी पहल की गई थी कि यहाँ पर कई वर्षों से इस क्षेत्र की मांग थी कि यहाँ डिग्री कॉलेज हो, और जब डिग्री कॉलेज स्वीकृति मिली तो डिग्री कॉलेज में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे किसी को जानकारी नहीं थी। आज हम लोग जब यहाँ पहुँचे, यानी यहाँ आज झामुमो के कार्यकर्ताओं ने निरीक्षण के दौरान यहाँ पहुँचे तो यहाँ पाया कि ना ही यहाँ पर कोई प्रकलन राशि है, कहीं ने बोर्ड लगा है, ना ही इस काम को जो है ढंग से किया जा रहा है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये राजनगर प्रखंड का गोविंदपुर पंचायत अंतर्गत गोविंदपुर का एक टोला है, एक गोविंदपुर मौजा में पड़ता है, जहाँ पर डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। इस कॉलेज के मांग कई वर्षों से की जा रही थी और आज कॉलेज की स्वीकृति होने के बाद कॉलेज का निर्माण कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ के शिलान्यास तक नहीं हुआ है और काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में जब आज झामुमो के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली, यहाँ पहुँचे तो देखा यहाँ काम अभी भी बंद है और किस मटेरियल से, कैसा मटेरियल से बनाया जा रहा है इसकी जब जानकारी लेने आया तो यहाँ पर कोई भी ना कोई इंजीनियर थे, ना ही कोई यहाँ पर कार्यकर्मी थे। हालांकि अब ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों नहीं इसकी जानकारी दी गई, क्यों नहीं इस कार्य को शुरू करने से पहले शिलान्यास किया गया, लोग पारदर्शिता क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल है। चूँकि ये 5 महीना पूर्व इसका जो काम शुरू हुआ था और आज 5 महीना बीत जाने के बावजूद भी काम, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये काम जस का तस पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि लोहे में जंग तक लगना शुरू हो गई है और काम अभी भी बंद पड़ा है। हालांकि जो झामुमो कार्यकर्ताओं का ये मांग था, ये मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द इस कॉलेज का निर्माण हो, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो राजनगर थाना क्षेत्र के बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं डिग्री हासिल करने के लिए विभिन्न जगह, दूसरे जगह जाना पड़ता था, या तो चाईबासा या फिर जमशेदपुर या फिर सरायकेला, अब या तो फिर उन्हें ड्रॉप आउट होना पड़ता था। उसके इसी मांगों को लेकर अब डिग्री कॉलेज हुई है, लेकिन डिग्री कॉलेज में काम अभी भी शून्य पड़ा हुआ है। ऐसे में आज जो झामुमो के केंद्रीय सदस्य यहाँ पहुँचे थे, झामुमो के पदाधिकारीगण पहुँचे थे, उन्होंने ये मांग की कि इस काम को जो है उस पारदर्शिता के साथ इस काम होना चाहिए और इसकी जानकारी यहाँ के सांसद को भी देंगे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी देंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। ऐसे में देखने वाली बात है कि अब आगे क्या कुछ करता है यहाँ के संवेदक, क्या कुछ करते हैं और क्या इस काम को और बेहतर तरीके से किया जाए या फिर पारदर्शिता के साथ किया जाए, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।